भाग 72। बेड पर खामोशी से लेटी हुई उस मासूम सी कन्या को शिप्रा जी और प्रख्यात देख रहे थे। तभी प्रख्यात ने उस कन्या के सिर पर हाथ रखा और शिद्दत से अपनी दमदार आवाज में बोला, देख रही है आप इस कन्या को, जो हमारी पत्नी है और आपकी बहू है। माँ, अगर आप हमारा गर्व है तो ये हमारा गुरूर है। आप हमारी माँ है तो ये हमारे होने वाले बच्चों की माँ है। आपने हमें जिंदगी दी है, लेकिन उस जिंदगी को जीना इन्होंने सिखाया है। हम आधे हिस्से में बंटने वालों में से नहीं है, हम जोड़ने में यकीन रखते हैं। आपका बेटा आपसे साफ तौर पर कहता है कि हमारी आखिरी सांसों तक हम इनसे प्यार करते रहेंगे, इनके पति रहेंगे और इनके लिए अपनी जान तक दे देंगे। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उस कन्या का चेहरा देखने लगी। तभी धीरे धीरे श्री की आंखें खुलने लगी और उसने जैसे ही शिप्रा जी को अपने सामने देखा तो वो डर के मारे घबराने लगी और बेड पर सिमटने लगी। तभी प्रख्यात उसके पास बैठ गया और उसकी पीठ सहलाते हुए शिद्दत और तड़प से बोला, घबराइए मत, सासू माँ ही है, कोई दुश्मन नहीं है। श्री ने घबराते हुए प्रख्यात का शर्ट पकड़ लिया और कांपने लगी। उसे बस एक डर था कि कहीं प्रख्यात को उससे दूर न कर दिया जाए। शिप्रा जी उसकी ऐसी हालत और हरकत को देखकर उदास हो गई और एक टक अपने बेटे और उसकी पत्नी को देखने लगे। वो देख सकती थी कि किस प्रकार प्रख्यात अपनी पत्नी को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उसे संभाल रहा था। लेकिन ये लड़की बस डरे जा रही थी, घबरा रही थी। ये सब देखकर शिप्रा जी को बहुत बुरा लगा और वो बोली, ख्याल रखिए अपनी पत्नी का। इतना कहकर शिप्रा जी वहां से चली गई और ये देखकर श्री और प्रख्यात हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और तुरंत अपनी माँ के पीछे पीछे चल दिया। शिप्रा जी हॉल में आई और सोफे के पास खड़ी होकर दुखी होने लगी। प्रख्यात अपनी माँ के पास आया और पीछे से उनके गले लगकर बोला, माँ, हम जानते हैं हमने इतना बड़ा फैसला आपसे पूछे बिना लिया, लेकिन आपको तो सब कुछ पता ही है। अगर हमारी जगह आप होती तो आप भी खुद के बारे में ना सोचकर श्री के बारे में ही सोचती। हम सच कह रहे हैं माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, स्वभाव से शांत और सौम्य है, परिवार की कद्र करना जानती है और सबसे बड़ी बात, जैसी बहू आपको चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है। शिप्रा जी प्रख्यात की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोली, हम जानते हैं वो अच्छी लड़की है, संस्कारी और सुशील भी है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है बेटा। प्रख्यात को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, ये आप क्या कह रही है माँ? शिप्रा जी, बेटा, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी ऐसे इंसान से हो जो अपनी जिंदगी में भी खुश हो, ताकि वो अपने जीवन साथी को भी खुश कर सके। लेकिन आपने देखा श्रीनिका किस तरह दुखी रहती है, हर वक्त घबराती रहती है, जब देखो तब रोती रहती है, छोटी छोटी बातों पर डर जाती है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? आपको अपने हिस्से का सुख और सुकून कब मिलेगा? क्या आप यूं ही जिंदगी भर उन्हें संभालते रहेंगे, उन्हें खुशियां देते रहेंगे? बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप इसी तरह जिंदगी भर उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठे रहे, उनकी पीठ सहलाते रहे, उन्हें शांत करवाते रहे, जबकि एक इंसान की खुद की भी कुछ जरूरतें होती है। आपकी अपनी जरूरत है, हम माँ बाप है। हमने सोचा था कि हमारे बेटी की शादी ऐसी लड़की से करवाएंगे जो अपनी जिंदगी में खुश हो, स्थिर हो, ताकि वो आपकी जिंदगी में आकर आपको भी खुश कर दे, आपको खुशियां दे, ना कि आपकी जिंदगी में आकर आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ा दे। आप गहराई से सोचिए बेटा कि श्रीनिका किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है और ना ही वो एक सामान्य इंसान की तरह आपको प्यार दे सकती है। उसे कई साल लग जाएंगे अपने अतीत से बाहर आने में, और जब तक वो बाहर आएगी तब तक आप थक जाएंगे उनकी सेवा करते करते, और ऐसे ही आप दोनों की जिंदगी बीत जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। बल्कि ये उम्र है कि पति पत्नी शादी करके साथ खुश रहे, घूमने जाएं, एक दूसरे से प्यार करें, हंसी मजाक करें, खुशी से पलों को एंजॉय करें, ना कि इस तरह। बेटा, आपको हमारी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन गहराई से सोचिए, हम आपका भला सोच रहे हैं, हम माँ हैं, हमें हमारे बेटे की चिंता है, हमें आपका भविष्य खूबसूरत चाहिए, उज्जवल चाहिए। इसीलिए हम और आपके पापा ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो आपको खुशियां दे सके, जो आपको संभाल सके, जो आपकी हर इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन आप अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की लेकर आए हैं जो भले कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही समझदार हो, लेकिन उसका अतीत बहुत बुरा है और अपने अतीत के कारण वो अंदर ही अंदर दुखी रहती है, जिस वजह से वो आपको खुशियां नहीं दे पाएगी। आप कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन जो इंसान खुद खुश नहीं हो पाता वो अपने पति या अपने लाइफ पार्टनर को कभी खुशियां नहीं दे सकता। चलो, हमने मान लिया कि आपका प्यार निस्वार्थ है, आपको अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए, उनकी खुशियां चाहिए। लेकिन आप एक इंसान हो, जिंदगी के ऐसे पड़ाव में जब आप पहुंचोगे तब आपको एहसास होगा कि हमारी खुद की भी कुछ जरूरतें हैं जो सिर्फ हमारी पत्नी से पूरी हो सकती है, लेकिन हमारी पत्नी तो मानसिक रूप से ठीक है ही नहीं। तब आपको एहसास होगा कि आपकी माँ सही कह रही थी, आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं प्रख्यात बेटा। शिप्रा जी की कही एक एक बात सुनकर प्रख्यात तो उन्हें देखता ही रह गया और अंत में कटाक्ष में तालियां बजाते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, सुना था दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की खुशी और दुख को समझ जाती है, लेकिन यहाँ आपने हमें गलत साबित कर दिया माँ। अरे आपको क्या पता कि वो लड़की हमें खुश करने के लिए कितनी तकलीफ झेलती है। खैर, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को किसी के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन 27 सालों में हम जितना खुश नहीं हुए, उससे कई गुना ज्यादा खुशियां हमें तब मिली जब हमने श्रीनिका को हासिल किया था, जब उन्होंने खुद को पूर्णतः हमारे हवाले कर दिया था और तन मन धन से हमारी बन गई थी। आपको क्या पता कि आपका ये बेटा उस दिन खुशी के आंसू तक बहा चुका था, जब उसे एहसास हुआ कि वो श्रीनिका से प्यार करता है। दुनिया में हम सबसे ज्यादा आपसे, श्री से और मासी से प्यार करते हैं,
लेकिन कहते हुए दुख होता है कि मासी और श्री तो हमारी भावनाओं को समझती है, लेकिन हमारी अपनी माँ नहीं समझती। श्री का अतीत कितना बुरा और दर्दनाक रहा, लेकिन फिर भी वो शादी होते ही अपने पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी। हमें खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करती। ये समाज कितना घटिया है माँ, कि जब कोई पति अपनी पत्नी को दुख दर्द में संभालता है तो उसे गलत माना जाता है, लेकिन अगर एक पत्नी अपने पति के दुख को दूर करती है तो वो उस लड़की का फर्ज बनता है। कितनी हिपोक्रेसी है इस दुनिया में। खैर, आप अपना फैसला बता दीजिए कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। शिप्रा जी ने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कल सुबह 10 बजे शुभ मुहूर्त है, तो आप कल सुबह ही अपनी पत्नी के साथ अपने असली घर लौट आइए। हम सब आपका इंतजार करेंगे बेटा। इतना कहकर शिप्रा जी ने एक तरफ खड़ी हिमाद्री की तरफ देखा तो हैरानी से बोली, अब ये कौन है? क्या इनकी भी जिम्मेदारी आपने उठाई है? ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, ये श्रीनिका की बहन है, हमारी छोटी बहन जैसी ही है। हिमाद्री ने दूर से ही उनके आगे हाथ जोड़ दिए और शिप्रा जी ने एक नजर प्रख्यात की तरफ देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, कल सुबह वक्त से आ जाना, हम इंतजार करेंगे बेटा। इतना कहकर शिप्रा जी वहां से चली गई। नीचे अभी आ गया था उन्हें लेने के लिए। उनके जाते ही हिमाद्री बोली, जीजू बुरा मत माना, लेकिन उन्होंने दीदी को दिल से स्वीकार नहीं किया है, वो सिर्फ आपके लिए मानी है। प्रख्यात घर के दरवाजे को अपनी तेज नजरों से देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, हमें बस अपनी पत्नी को उनके सारे हक और खुशियां दिलवानी है। कल से श्री अपने असली ससुराल जाएगी और वहां खुशी से रहेगी। प्रख्यात के खतरनाक दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने ये सोच लिया था कि राणावत मेंशन जाकर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि श्री को अकेला नहीं रहना पड़ेगा, वो परिवार वालों के साथ में रहेगी तो उसका माइंड फ्रेश होता रहेगा। दूसरी बात शिप्रा जी की थी, तो एक न एक दिन वो जरूर दिल से श्री को स्वीकार कर ही लेंगे। रात के 10 बजे जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे वातावरण में हल्की हल्की सर्दी शुरू होने लगी थी, जिसे हम गुलाबी सर्दी कहते हैं, जो बड़ी मनोरम लगती है। इसी मनोरम सर्दी की रात में प्रख्यात शर्टलेस होकर बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा था और अपनी तेज और जुनूनी निगाहों से सामने देख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी जो उसके सीने को छूते हुए आगे बढ़ रही थी, जिससे उसके सीने पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो खामोशी से खड़ा था। तभी 2 खूबसूरत हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके सीने पर आ गए और अपने पति के सीने को मसलने लगे। ये छुअन पाते ही प्रख्यात ने सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उत्तेजित होने लगा। वहीं उसके पीछे खड़ी श्री उसके सीने पर अपनी चूड़ी पहने हाथों को चला रही थी और उससे चिपकते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, मैं बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, सारे फर्ज निभाऊंगी। ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और उसकी निगाहों को और उसके रसीले होठों को देखते हुए नशे में चूर होकर बेताबी से बोला, पहले अच्छी पत्नी का फर्ज निभाओ श्री, प्लीज, अगर आप आज ठीक हो तो आई वॉन्ट यू वेरी बैडली। ये सुनकर श्री का दिल जोर से धड़कने लगा, सीना ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपनी नजरें झुका ली। प्रख्यात उसे बेचैनी और तड़प से देखते हुए उसके करीब आने लगा तो वो उससे दूर हो गई और रूम के अंदर जाते हुए बोली, मैं आज ठीक हूँ। ये सुनते ही प्रख्यात तुरंत रूम के अंदर आया। उसने जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद किया और रूम के सारे पर्दे लगा दिए। कुछ ही पलों में रूम की लाइट्स बंद हो गई और बेड के ऊपर वाले झूमर की लाइट्स ऑन हो गई। काफी देर तक रूम में शांति बनी रही, लेकिन धीरे धीरे चूड़ियों की खन खन आवाज गूंजने लगी और फिर पायल की छन छन सुनाई देने लगी। कुछ देर में श्री की मदहोशी भरी आवाज आई, प्लीज छोड़ो ना। अचानक से फिर से शांति हो गई और तभी श्री की दर्द भरी चीख निकल गई, जो कि बेहद आकर्षक और हसीन थी, जो अब धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगी और कमरे के माहौल को रुमानी बनाने लगी। झूमर की पीली रोशनी बेड पर गिर रही थी, जिसमें श्रीनिका का हसीन बदन सोने की तरह चमक रहा था और जगह जगह लाल निशान बने हुए थे और उसके ऊपर राणावत जी अपना प्यार लुटा रहे थे। दोनों दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में समा रहे थे, प्यार के दर्द को सहन करते हुए सुख के द्वार पहुंच रहे थे। अगले दिन सुबह 10 बजे लाल चटाक साड़ी, पैरों में सुंदर सी पायल और बिछिया, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा, मांग में पति के नाम का सिंदूर भरकर श्रीनिका अपने पति का हाथ पकड़कर कार में बैठी हुई थी। घबरा रही थी और बार बार अपने होठ भींच रही थी। वहीं राणावत जी उसे असीम प्रेम और शिद्दत से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीधा मेंशन के लॉन में आकर रुकी। प्रख्यात गाड़ी से बाहर निकल आया और अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो श्री ने अपना नाजुक सा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और हिचकिचाते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने सिर पर पल्लू लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि क्या सच में अब से वो यहीं रहेगी अपने पति के साथ? क्या वो यहाँ के नए माहौल में ढल पाएगी? वो यही सब सोच रही थी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और प्यार से बोला, आइए, आपका स्वागत है अपने असली ससुराल में। श्रीनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। आसपास खड़े गार्ड्स उन दोनों के आगे सिर झुकाकर खड़े थे, उन्हें सम्मान दे रहे थे और प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 73। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीधा मेंशन के लॉन में आकर रुकी। प्रख्यात गाड़ी से बाहर निकल आया और अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो श्री ने अपना नाजुक सा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और हिचकिचाते हुए गाड़ी से बाहर निकली। बाहर आते ही उसने सिर पर पल्लू लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि क्या सच में अब से वो यहीं पर रहेगी अपने पति के साथ? क्या वो यहाँ के नए माहौल में ढल पाएगी? वो यही सब सोच रही थी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और प्यार से बोला, आइए, आपका स्वागत है अपने असली ससुराल में।
श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा और वो अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। आसपास खड़े गार्ड्स उन दोनों के आगे सिर झुकाकर खड़े थे, उन्हें सम्मान दे रहे थे और प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो दोनों जैसे ही मेंशन की दहलीज पर कदम रखते उससे पहले ही शिप्रा जी और रवीना जी उनके सामने आ गई और फिर अभी गजेंद्र जी, मान सिंह जी भी वहां आकर खड़े हो गए। उन सबको देखकर श्रीनिका खुद में सिमटने लगी और प्रख्यात की शर्ट की बाजू को कसकर पकड़ने लगी। ये सब देखकर शिप्रा जी को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सब लोग प्यार से श्रीनिका को देख रहे थे, लेकिन शिप्रा जी चिंतित होकर अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। तभी रवीना जी प्यार से बोली, वैसे श्रीनिका 2 बार इस घर में अपने शुभ कदम रख चुकी है, लेकिन आज असल मायने में यानी कि राणावत खानदान की बहू बनकर अपने शुभ कदम रखने जा रही है, तो स्वागत तो बनता है हमारी प्यारी सी बहुरानी का। सही कहा ना हमने दीदी? शिप्रा जी ने अपनी बहू की तरफ देखा और बोली, बिल्कुल उचित कहा आपने कि अब श्रीनिका राणावत परिवार की बहू के रूप में इस घर में अपने कदम रखेगी। शिप्रा जी की बात सुनकर श्री उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर क्या भाव थे ये वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन खुश थी कि सब लोग उसके आने से खुश है। प्रख्यात तो बस अपनी माँ के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ ये सब बस अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही है। रवीना जी आगे आई और उन्होंने बड़े प्यार से प्रख्यात और श्री की आरती उतारी और उनके ललाट पर कुमकुम लगाया और प्यार से बोली, आइए बेटा, अपने असली घर में आइए। अपने पति का हाथ पकड़कर श्री आगे बढ़ने लगी। तभी शिप्रा जी बोली, रुकिए, बहू के कुमकुम के पैरों के निशान करवा दीजिए। रवीना जी, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, खैर अभी आते हैं। रवीना जी वहां से चली गई और कुछ ही पलों में एक सर्वेंट उनके साथ आई, जिनके हाथ में बड़ा सा थाल था जिसमें कुमकुम घुला हुआ था। उसे फर्श पर रखा गया और शिप्रा जी बोली, चलिए अब अपने पैरों के निशान हमारे आंगन में बना दीजिए। श्रीनिका ने प्रख्यात की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी और अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ा और श्री बड़े शालीन और सभ्य तरीके से उस थाल में अपने पैरों को रखकर उसके बाद जमीन पर रखने लगी और शिप्रा जी उसके पैर के छापे को देखती जा रही थी और उन्होंने सुकून की सांस ली और अपने मन में बोली, कदम शुभ है इनके, वातावरण में भी सकारात्मकता महसूस हो रही है। श्री जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके सुंदर पैरों के निशान पूरे आंगन में छप रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग खुश हो रहे थे, खासकर तो हमारे राणावत जी। वो तो दीवानों की तरह श्री के पैरों की छाप को देखे जा रहे थे और उसके चेहरे को देखकर इश्क में डूबे जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए वे सब लोग हॉल में आ गए। गजेंद्र जी और मानसिंह जी सोफे पर बैठ गए और उनके पास अभी भी बैठ गया। श्री अपने पति का हाथ पकड़कर खड़ी थी। तभी शिप्रा जी बोली, आइए, हमें आप सभी से जरूरी बात करनी है, बैठकर बात करते हैं। प्रख्यात ने श्री का हाथ छोड़ा और अपने पिताजी के बगल में जाकर बैठ गया और रवीना जी श्री के पास आकर खड़ी हो गई। शिप्रा जी ने एक नजर अपने बेटे की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोली, प्रख्यात, आपने शादी जिस भी परिस्थिति में की हो उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन अब जब श्रीनिका ही आपकी पत्नी है और आप दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना है और अब श्रीनिका हमारे खानदान की बड़ी बहू है, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों की एक बार फिर से धूमधाम से शादी हो, जिसमें पूरा समाज और रिश्तेदार शामिल हो और सारे रीति रिवाजों के साथ विवाह करके ही हम श्रीनिका को असल मायने में बहू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमारी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम समाज में रहते हैं, इसलिए सामाजिक तौर पर भी विवाह करना आवश्यक है। ये सुनकर प्रख्यात अपनी भारी आवाज में बोला, लेकिन हमने मंदिर में विवाह किया था, सनातनी रीति रिवाजों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को साक्षी मानकर। उसके बाद एक बार फिर से विवाह की क्या जरूरत है माँ? गजेंद्र जी, हाँ बेटा, आपकी बात उचित है, लेकिन हम माता पिता हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ तमन्ना है कि हमारे बेटे की शादी धूमधाम से हो, जिसमें पूरा परिवार, पूरा समाज शामिल हो, एक एक रीति रिवाज खुशी से और धूमधाम से किए जाए। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि एक बार फिर से आप दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो, जिसमें सब लोग शामिल हो पाए, क्योंकि पूरे खानदान में आपकी कितनी इज्जत है, आपको कितना मानते हैं सब लोग, और ऐसे में सबने हमेशा से यही इंतजार किया है कि प्रख्यात की शादी कब होगी, तो हम प्रख्यात की शादी में शामिल होंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। आपका बहुत मान करते हैं बेटा पूरे परिवार में, इसलिए आपकी शादी में सब लोग आना चाहते थे, लेकिन आपने जिस तरह से शादी की उसमें आपके अपने माँ बाप भी शामिल नहीं हो पाए, तो परिवार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अब हम खुशी से पूरा परिवार आप दोनों को फिर से आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमें श्रीनिका दिल से स्वीकार है, वही हमारी बहू रहेगी, लेकिन अब हम अपनी बहू को अपने रीति रिवाज के अनुसार अपनाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्म के मामले में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म हमारे लिए सब कुछ होता है और इस धर्म के मान सम्मान के अनुसार ही शादी होनी चाहिए। वैसे आपने धर्म के अनुसार ही शादी की है, लेकिन हमारा धर्म हमें यह भी कहता है कि शादी में माता पिता और परिवार का शामिल होना भी उतना ही आवश्यक होता है। आपकी शादी में भगवान शिव पार्वती तो शामिल थे, लेकिन हम नहीं थे, इसलिए इस बार आप दोनों की शादी में हम सब भी शामिल होना चाहते हैं। देखिएगा इस परिवार में कितनी खुशी का माहौल आएगा जब घर में शादी होगी, गाने बजाने होंगे, धूमधाम होगी, रौनक होगी, मेहमान होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। बेटा मान जाइए, वैसे भी ज्यादा दिनों का कुछ नहीं होगा, पंडित जी कह रहे थे कि 2-3 दिन में सब कुछ निपट जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर प्रख्यात ने एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, एक बार फिर से श्री से विवाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम इनसे दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन अब हमें अपने माता पिता और परिवार के बारे में भी सोचना होगा। इन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार किया है, तो अब हमारी बारी है कि हम इनके सारे सपने और इच्छाओं को पूरा करें। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी भारी मर्दाना आवाज में सीरियस होकर बोला, उचित है, हम तैयार हैं। प्रख्यात की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और शिप्रा जी के चेहरे पर सुकून छा गया।
अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ और खुशी से बोला, ओ वाह, अब इस घर में धूमधाम से शादी होगी, वो भी भाई साहब की। आहा, बड़ा मजा आएगा हमें तो। काश कोई हमारी भी शादी करवा दे। अभी की बात सुनते ही प्रख्यात उसे घूरने लगा। वहीं बाकी सभी को हंसी आ गई। तभी शिप्रा जी उसका एक कान खींचते हुए बोली, आपको बड़ी उतावल है शादी करने की। हाँ छोटे राजकुमार, पहले बड़े भाई की शादी हो जाने दो, उसके 2-3 साल बाद आपकी भी शादी करवा देंगे। तब तक आप कंपनी में काम संभालो। ये सुनकर अभी हैरानी से बोला, हैं 2-3 साल बाद? अभी की बात सुनते ही शिप्रा जी, रवीना जी, गजेंद्र जी और मानसिंह जी एक साथ बोले, हाँ। सब लोग हंसने लगे और उन सबको हंसता देखकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बेचारी खुशी से सबको देख रही थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। परिवार का प्यार, हंसी मजाक उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था। इसलिए आज वो बहुत खुश होकर इन सबको देख रही थी, जो खिलखिलाकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। श्री इन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। वही उसके प्यार में पागल प्रख्यात दीवानों की तरह उसे देख रहा था कि वो कितनी खुश है इस परिवार में शामिल होकर। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। प्रख्यात सच्ची शिद्दत और जुनून से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। तभी शिप्रा जी बोली, श्रीनिका को थोड़ी देर रूम में ले जाइए, आराम करने के लिए। रवीना जी श्री को अपने साथ नीचे वाले एक रूम में ले गई और प्रख्यात ऊपर अपने कमरे में चला गया। श्री को बेड पर बिठाया और रवीना जी उसके सिर से पल्लू हटाते हुए बोली, आराम से लेट जाओ बेटा, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। श्रीनिका कुछ कहती उससे पहले ही रूम के दरवाजे पर शिप्रा जी आकर खड़ी हो गई और उन्हें देखकर श्री डर के मारे बेड से उठ गई और हड़बड़ाते हुए सिर पर पल्लू लिया और नजरें झुका ली। शिप्रा जी उसे देखते हुए रूम में अंदर आई और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर बोली, रवीना जाइए, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। रवीना जी हाँ कहकर वहां से चली गई। श्री घबराते हुए उन्हें देख रही थी। तभी शिप्रा जी बोली, बैठिए। श्रीनिका चुपचाप बेड पर बैठ गई और शिप्रा जी उसके सामने बैठते हुए बोली, हमारे सामने सिर पर पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो किसी के सामने भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी गांव जाना हो या कोई रिश्तेदार आ जाए तब जरूर सिर पर पल्लू होना चाहिए। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी शिप्रा जी ने देखा कि इस कन्या के हाथ कांप रहे थे और ये देखकर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, श्रीनिका आपको इस तरह घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, हम सब आपके परिवार वाले हैं। देखिए, हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे साफ तौर पर कहते हैं कि अपने बेटे की शादी के कई सपने हमने देखे थे, लेकिन जो हुआ वो काफी अजीब था। लेकिन कल हमने देखा कि प्रख्यात आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं जी सकते। अपने बेटे की खुशी और सलामती के लिए हमें आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी हमारे अनुसार बनना होगा। जैसे कि यूं बात बात पर डरने की जरूरत नहीं है, मजबूत बनना होगा। परिवार की बड़ी बहू बनने जा रही हो आप, तो सब कुछ आपको संभालना होगा। ऐसे नहीं कि हम सब मिलकर आपको संभालें। हम जानते हैं अतीत ने बहुत बुरे जख्म दिए हैं आपको, लेकिन बेटा अब अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना होगा और प्रख्यात के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। हम चाहते थे कि हमारे बेटे को ऐसी पत्नी मिले जो उन्हें संभाले, उनका ख्याल रखे, उनके लिए कुछ भी करे, क्योंकि हमेशा से ही प्रख्यात ने सबको संभाला है और अब उनके ऐश करने के दिन है जब उनकी पत्नी उन्हें संभाले। तो अब से आपको अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना होगा और अपने पति को उनके हिस्से की हर खुशी देनी होगी। श्रीनिका गौर से अपनी सासू माँ की बात सुन रही थी और समझ रही थी, वो एकदम सही कह रही थी। प्रख्यात को भी प्यार और केयर की जरूरत है जो उसे सिर्फ श्रीनिका दे सकती है। श्रीनिका ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं आपको क्या कहूँ? शिप्रा जी, माँ कहो, क्योंकि हम आपकी माँ ही हैं। ये सुनते ही श्री की आंखें भर आई और वो आदर से बोली, माँ आप मेरी मदद करते रहना, मुझे समझाते रहना कि मुझे उन्हें खुश रखने के लिए क्या क्या करना होगा। मैं वो सब कुछ करूंगी और उनकी जिंदगी में खुशियां ला दूंगी। ये सुनकर शिप्रा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने श्री की ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके सुंदर से चेहरे को देखते हुए बोली, बहुत सुंदर बहू लाए हैं हमारे बेटे। श्रीनिका मुस्कुराने लगी और उसकी आकर्षक मुस्कान ने ही शिप्रा जी को मोह लिया और वो बोली, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खुद को खुश रहना होगा ताकि आपको खुश देखकर हमारा बेटा भी खुश रहे। हमने अभी अभी देखा, आप मुस्कुराती है तो वो अपने आप खुश हो जाते हैं और आप दुखी होती है तो उनकी आंखें खामोश हो जाती है। हमने बहुत मन्नतों से, प्रार्थनाओं से, तपस्या करके अपने बेटे को हासिल किया है और उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको भी स्वीकार किया, क्योंकि वो आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। आप हमेशा खुश रहेंगी, एक नॉर्मल पत्नी बनकर रहेंगी तो आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा और वातावरण अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे और आप खुश रहेंगी तो प्रख्यात खुश रहेंगे और अगर प्रख्यात खुश रहेगा तो पूरा परिवार खुश रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि अब आप अपने अतीत की बुरी यादों को भूलकर अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने पति पर ध्यान दीजिए, उनको खुश कीजिए, आप खुद भी खुश रहिए। आपका अब इतना बड़ा परिवार है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और एक बड़ी बहू होने के सारे फर्ज निभाइए, जिम्मेदार लड़की बन जाइए। आप बहुत अच्छी हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन अब आपको बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। आप अकेली नहीं हैं, हम हैं आपके साथ। आपको हर कदम पर हम संभाल लेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। हर छोटी बात पर घबराना नहीं है, खुश रहना है, मजबूत रहना है। अब आप अकेली नहीं है, ये पूरा परिवार आपके साथ है। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर श्रीनिका को बहुत मजबूती महसूस हो रही थी और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसने अपनी नजरें उठाकर अपनी सासू माँ की तरफ देखा और अपनी मीठी आवाज में बोली, माँ मैं सब कुछ संभालूंगी और एक जिम्मेदार बड़ी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। शिप्रा जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, वैसे अभी तो आप दोनों की पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी होगी,
तो अब से शादी तक आप दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो। हमारा मतलब है कि आपको एक साथ एक कमरे में नहीं रहना है जब तक शादी ना हो जाए, ठीक है? श्रीनिका ने जोश जोश में हाँ तो कह दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस बात से प्रख्यात को कितना गुस्सा आएगा कि वो शादी तक अपनी पत्नी को छू भी नहीं पाएगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 74। शिप्रा जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, वैसे अभी तो आप दोनों की पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी होनी है, तो अब से शादी तक के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। हमारा मतलब है कि आपको एक साथ एक कमरे में नहीं रहना है जब तक शादी ना हो जाए, ठीक है? श्रीनिका ने जोश जोश में हाँ तो कह दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस बात से प्रख्यात को कितना गुस्सा आएगा कि वो शादी तक अपनी पत्नी को छू भी नहीं पाएगा। दोपहर के 2 बजे के आसपास श्रीनिका रूम से बाहर निकल आई और लॉबी में एक पिलर के पास खड़ी होकर हॉल को देखने लगी, जहां पर प्रख्यात मेंशन के द्वार पर खड़ा होकर अपनी मासी से सीरियस होकर कुछ बात कर रहा था। श्री अपनी बेचैन और प्यार भरी निगाहों से अपने पति को देख रही थी। तभी प्रख्यात अपनी भारी आवाज में बोला, मासी, उनका ख्याल रखना, हम शाम तक लौट आएंगे। माँ ने भले उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं मन से स्वीकार करने में उन्हें अभी वक्त लगेगा। आप उन्हें 2 बार फ्रूट्स खिला देना और जूस भी। खाना ठीक से न खाए तो हमें कॉल कर देना, हम समझा देंगे उन्हें। अब हम चलते हैं। इतना कहकर प्रख्यात वहां से जाने लगा तो श्री ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया और बेचैन होकर आगे बढ़ने लगी। रवीना जी वहां से जा चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर श्रीनिका जल्दी से मेंशन के दरवाजे पर आकर खड़ी होकर बाहर लॉन में गाड़ी के पास खड़े और फोन पर बात करते अपने पति को बेताबी से देखने लगी। प्रख्यात शांत दिख रहा था, लेकिन अचानक ही उसे गुस्सा आ गया और वो अपनी दमदार और गुस्सेल आवाज में बोला, तो किसी भी कीमत पर पता लगाओ, ढूंढो उस नीच आदमी को और हमारे कदमों में लाकर रख दो उसे, क्योंकि अभी हम मनाली नहीं आ सकते। इतना कहकर प्रख्यात ने कॉल कट कर दिया। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर और उसके मुंह से मनाली सुनकर श्री को काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है उसके पति का बिजनेस कई शहरों में चलता है, तो शायद मनाली में भी कोई काम होगा। लेकिन किस नीच आदमी की बात हो रही थी? श्री अपनी बड़ी बड़ी आंखों में प्यार और तड़प लिए अपने पति को देखे जा रही थी। तभी प्रख्यात उसकी तरफ मुड़ा तो वो हड़बड़ा गई और दरवाजे के पीछे छुप गई। ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोले, वैसे कल की खूबसूरत रात के लिए आपका आभार मिसेज राणावत। हमारी बेचैनी और तड़प को मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान। एक बार फिर से आज की रात हम दोनों के नाम होगी। तैयार रहना अपने पति के असीम प्रेम और शिद्दत को झेलने के लिए। इतना कहकर प्रख्यात कार में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही श्रीनिका अपने लाल गाल लिए और आंखों में बेहिसाब प्यार और शिद्दत लिए लॉन में आई और मेंशन से बाहर जाती अपने पति की कार को देखने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी और कई अरमान और इच्छाएं जागने लगी, जिन्हें आज की रात उसके पति पूरा कर देंगे। श्री शर्म से लाल हुए जा रही थी। तभी उसे याद आया कि अब से शादी तक वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ऐसा सासू माँ ने कहा है। ये सब याद आते ही श्रीनिका डरने लगी और बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज की रात वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माँ ने साफ मना किया है हम दोनों को करीब आने से। अब क्या होगा? जब राणावत जी को पता चलेगा वे हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। यही सब सोचते हुए श्री की हालत खराब होने लगी। वही मेहता सदन में विराज बेड से उठ गया। उसने स्वयं को आईने में देखा और गुस्से में बोला, क्या से क्या बन गया हूं मैं? इस प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया है। विराज ने इतना ही कहा था तभी रूम का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वो बेरुखी से बोला, खुला है। काव्या रूम के अंदर आई और सामने खड़े विराज को देखकर तुरंत उसके पास आकर चिंता से बोली, अरे आप खड़े क्यों हो गए? प्लीज बेड पर बैठ जाइए, आपको आराम की जरूरत है। विराज को गुस्सा आ गया और वो जोर से बोला, मैं किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। आप जो भी है आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन इस तरह मुझ पर ऑर्डर मत चलाओ, मुझे अब यहाँ से जाना है। विराज के गुस्से को देखकर और उसके ऐसे व्यवहार को देखकर काव्या को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें भर आई और वो अपनी नजरें झुकाकर बोली, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपके ऊपर ऑर्डर चलाया हो तो, लेकिन मुझे बस आपकी फिक्र है, इसलिए आपसे आराम करने के लिए कह रही थी। आपसे कुछ नहीं कहूंगी, जो आपको करना है आप कीजिए। न जाने क्यों लेकिन काव्या का इस तरह से उदास होना, आंखों से आंसू बहाना विराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बेचैन हो गया और अपनी तड़पती हुई निगाहों से उसके झुके हुए चेहरे को देखने लगा। उसका एक हाथ काव्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा और उसका दिल धक धक करने लगा। सब कुछ भुलाकर आज उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काव्या के आंसू पोंछ दिए। ये छुअन पाते ही काव्या का रोम रोम खिल उठा और दिल की धड़कनें बेहिसाब तेज हो गई। उसने अपनी नजरें उठाकर तुरंत अपने सामने खड़े विराज को देखा। दोनों की नजरें आपस में मिल गई और दोनों के होठ तड़पने लगे। विराज की जुनूनी मगर दर्द भरी निगाहों में देखते हुए काव्या बोली, आपके अतीत में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अतीत से ज्यादा खूबसूरत हमारा भविष्य है। मैंने अपने दर्द को अपने अतीत को भुला दिया है और अब अपने भविष्य को पाने की राह में आगे बढ़ चुकी हूँ। आप भी मेरा हाथ थाम लीजिए और पा लीजिए अपने भविष्य को। काव्या की बात सुनकर विराज का दिल जोर से धड़कने लगा और वो भी उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, मैंने अपने अतीत को भुला दिया है, लेकिन भविष्य को लेकर कंफ्यूज हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। लगता है जैसे मेरा भविष्य मुझे मिल गया है, लेकिन मैं उसे अपना नहीं पा रहा हूँ। डर रहा हूँ कि कहीं वो भी मुझसे दूर ना चला जाए। काव्या, एक बार हिम्मत करके अपने भविष्य की तरफ अपना कदम तो बढ़ाओ, फिर देखो कितना खूबसूरत लगेगा आपको।
काव्या का इतना कहते ही विराज ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और ये देखकर वो दंग रह गई। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, सांसें तेज होने लगी और शरीर का अंग अंग खिल उठा। विराज उसे जुनून से देखते हुए उसके करीब आ रहा था और वो अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। तभी विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। काव्या सीधा उसके सीने से टकरा गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी विराज उसके कान के पास आकर बेताबी से बोला, अभी अभी आपने कहा कि हमें अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने कदम पीछे क्यों ले रही है? क्या आपको कोई और भविष्य पसंद है? विराज के मुंह से ये सुनते ही काव्या का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत विराज को खुद से दूर किया और शर्माते हुए रूम से बाहर भाग गई। ये देखकर विराज के बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से बोला, ये सब क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों इस अजनबी लड़की के लिए पागल हुए जा रहा हूँ? और 2 दिनों में मुझे इस लड़की की आदत लग गई है। ऐसा मुझे कभी भी श्रीनिका के लिए महसूस नहीं हुआ जैसा काव्या के लिए हो रहा है। उफ, क्या हो रहा है मुझे? विराज बेचैन होने लगा और रूम में इधर उधर टहलने लगा। उसकी निगाहें तड़प रही थी एक बार फिर से काव्या को देखने के लिए, लेकिन वो अब उसके सामने नहीं आ रही थी। इस बार उससे रहा नहीं गया और वो काव्या को ढूंढते हुए रूम से बाहर निकल आया। उसके एक हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था जो कि 1-2 दिन में खुलने वाला था। विराज अपनी जुनूनी और तड़प भरी निगाहों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगा और उस बंगलों में काव्या को ढूंढने लगा। वो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में आगे बढ़ गया और रेलिंग के पास आया तो उसने देखा हॉल में मिस्टर मेहता अपने हाथ में एक तस्वीर लिए खड़े थे और सख्ती से बोले, अब बस बहुत हो गया काव्या, मैंने बहुत इंतजार किया है, अब और नहीं होगा। पहले तुम प्रख्यात से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुआ, तो अब शादी से मना क्यों कर रही हो? देखो, प्रख्यात तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, अब तुम्हें भी बढ़ना होगा। मुझे समझ नहीं आता इस लड़के में क्या कमी है। अरे ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है, इंग्लैंड में रहता है और अभी कुछ दिनों के लिए भारत आया हुआ है, तो तुम एक बार इससे मिल तो लो, बात तो कर लो, ताकि मैं जल्दी से तुम्हारी शादी इससे करा दूं। मिस्टर मेहता की बात सुनकर ऊपर खड़े विराज को भयंकर गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उन्हें अपनी लाल गुस्सैल नजरों से देखने लगा। तभी काव्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उदासी से बोली, प्लीज पापा, अब मेरे पीछे मत पड़ो, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी अभी शादी। ये सुनते ही विराज को सुकून मिला और वो जुनून से काव्या को देखने लगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि काव्या प्रख्यात सिंह राणावत से शादी करने वाली थी, लेकिन उसकी शादी तो श्रीनिका से हो गई जिससे विराज शादी करना चाहता था। ये सब सोचते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो एक टक बेताबी और जुनून से नीचे खड़ी काव्या के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और उसने अपने सीने पर हाथ रखा और जुनून से बोला, इसे भगवान का इशारा ही समझू कि तुम मुझे मिल गई। एक दर्द से तड़पते दिल को दूसरा दर्द से तड़पता दिल संभाल सकता है। मैं तुम्हारे सारे दर्द को दूर कर दूंगा, बस तुम मुझे इजाजत दे देना। विराज एक टक काव्या को देखे जा रहा था। तभी मिस्टर मेहता बोले, सच बताओ काव्या, क्या तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो? कोई है क्या तुम्हारी जिंदगी में? ये सुनते ही विराज बेताबी और बेचैनी से काव्या की तरफ देखने लगा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन काव्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और दुखी होकर वहां से चली गई। उसका ना कहना विराज को सुकून दे गया कि चलो, इस लड़की की जिंदगी में अब कोई और है ही नहीं। शाम के 7 बजे राणावत मेंशन के लॉन में कार आकर रुकी, जिसमें से राणावत जी एक हाथ में चाबी और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग लिए बाहर निकल आए और बंगले के अंदर जाने लगे। आज उनकी आंखों में अलग ही चमक और खुशी छाई हुई थी कि उनकी पत्नी अब उनके साथ उनके असली घर में रहेगी, उनकी बाहों में, उनके रूम में, उनके बेड पर। प्रख्यात की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो जल्दी से घर के अंदर आकर अपनी बेताब नजरों से इधर उधर देखने लगे और अपनी पत्नी को ढूंढने लगे, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। राणावत जी बेताब होकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे हॉल में आए, जहां पर उसके पापा चाचा अभी बैठे हुए थे, लेकिन श्रीनिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। प्रख्यात सोफे पर बैठ गया और तभी उसके कानों में एक मीठी सी और मनमोहक आवाज आई, खाना बन चुका है, आप सब आ जाइए। ये सुनते ही प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत मुड़कर देखा तो डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास उसकी पत्नी खड़ी थी, जिसे इतनी देर बाद देखकर राणावत जी का तन बदन सियर उठा। वो बेताब होकर अपनी जगह से खड़े हो गए और ये देखकर श्रीनिका तुरंत भाग गई। प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और महाशय अपने सीने पर हाथ रखकर जुनून से बोले, उफ, ये सच में कितनी सुंदर है, लेकिन सिर्फ हमारी है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।